गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्रीराम पीजी कॉलेज की जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं एंटमीबा हिस्टोलाइटिका को। तो एंटमीबा क्या चीज़ होती है? तो एंटमीबा की खोज लैम्बल वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने की थी और रूस के फ्रेडरिक लॉश ने इसके रोगजनक स्वभाव का पता लगाया था। रोगजनक यानी कि ये क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है, इसी वजह से इसको रोगजनक कहा जाता है। उन्होंने पेचिश के रोगी के मल और आंत्रिय अल्सरों से इस प्रोटोजोआ को देखा था और कुत्ते के बच्चों में उसका स्थानांतरण करने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये हो गया इसका वैज्ञानिक आधार कि इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की और कैसे इसका पता लगाया था। अब करते हैं इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास राइजोपोडिया, ऑर्डर अमीबिडा, जीनस एंटमीबा और स्पीशीज हिस्टोलाइटिका। ये हो गया इसका वर्गीकरण। जीनस और स्पीशीज को या तो तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है या फिर इसके नीचे अंडरलाइन की जाती है। कोई भी वैज्ञानिक नाम जब हम लिखते हैं तो उसके नीचे क्या की जाती है, इस तरह से अंडरलाइन की जाती है। अब आ जाता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है? वितरण। तो एंटमीबा पूरे विश्व में पाया जाता है, परंतु यह समशीतोष्ण प्रदेशों की अपेक्षा उष्ण और उपोष्ण प्रदेशों में अधिक पाया जाता है। मैक्सिको, चीन, इंडिया और दक्षिणी अमेरिका के कुछ भागों में इसका अधिक प्रकोप पाया जाता है। ग्रामीण और सघन शहरों में इसका अधिक प्रभाव है। 1 वर्ष की आयु तक के शिशुओं में इसका संक्रमण कम होता है, जबकि बच्चे और तरुण होते हैं, यंग, इस परजीवी के सुग्राही होते हैं, उनमें ये अधिक पाया जाता है। यह अनुमान है कि विश्व की लगभग 10% जनसंख्या अमीबिएसिस से पीड़ित है। अमीबिएसिस क्या चीज़ है? जो रोग अमीबा के द्वारा होता है। विश्व में परजीवियों द्वारा होने वाली मनुष्य की मृत्यु में एंटमीबा हिस्टोलाइटिका तीसरे नंबर का परजीवी है। प्रत्येक वर्ष 1 लाख से अधिक मनुष्यों की मृत्यु इस परजीवी के कारण होती है। तो ये एक डेंजरस पैरासाइट है, परजीवी है। अब आता है इसका हैबिट्स और हैबिटेट। ये क्या चीज़ होती है? स्वभाव और आवास। तो एंटमीबा मनुष्य की आंत्र का अंत्यप्रजीवी है। अंत्यप्रजीवी जो शरीर के अंदर होते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? आंत्र में, इंटेस्टाइन में। और वृद्ध आंत्र या जिसको कोलोन कहते हैं, उसके ऊपरी भाग में पाया जाता है। कभी कभी यह यकृत होता है, लीवर, फेफड़े, लंग्स, मस्तिष्क और वृषणों तक में भी पहुंच जाता है। परिजीविताओं के विश्वास अनुसार यह परजीवी एक हानिविहीन सहजीवी की भांति रहता है, परंतु अज्ञात कारणों से यह आंत्र की श्लेष्मिका और उपश्लेष्मिका पर आक्रमण करके अमीबिया पेचिश या आंत्रिय अमीबिएसिस रोग उत्पन्न करता है और इस रोग से पीड़ित मनुष्य की आंत्र भित्ति में श्लेष्मा स्तर के विलीन और नष्ट हो जाने के कारण छोटी छोटी अल्सर्स यानी फिंसियाँ बन जाती हैं और यह क्रिया परजीवी द्वारा स्रावित एक उत्तक विलयकारी पदार्थ के कारण
होती है। तो ये कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंत्र के अंदर, और वहाँ क्या करता है? वहाँ की श्लेष्मा को खाता है और वहाँ पर अल्सर बना देता है, घाव या फुंसियाँ बना देता है। अब आ जाती है इसकी मॉर्फोलॉजी, यानी आकार की, देखने में कैसा होता है। तो एंटामीबा छोटा सूक्ष्मदर्शीय परजीवी है और संपूर्ण जीवन चक्र में यह 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिसको ट्रोफोजोइट का दूसरा नाम होता है मैग्ना, प्रीसिस्टिक या मैन्यूटा फॉर्म, और तीसरी होती है सिस्टिक या पुट्टी अवस्था। तो ये 3 अवस्थाओं में पाया जाता है ट्रोफोजोइट। तो डायग्राम के अंदर अपने को दिख रहा है, ये क्या है? एंटामीबा। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है? एंटामीबा। तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का ट्रोफोजोइट रूप ट्रॉफिक या मैग्ना कहलाता है। यह सबसे अधिक सक्रिय, सैचल और अशनी रूप है। अशनी यानी कि जो फीडिंग करता है, भोजन करता है और मानव में रोग उत्पन्न करता है। यह मनुष्य की बड़ी आंतर की श्लेष्मा और उपश्लेष्मा परतों में रहता है। यह 20 से 30 माइक्रोन व्यास का होता है और इसकी लगभग सभी संरचनाएं एक सामान्य अमीबा के समान ही होती हैं। और इसकी सबसे बाहरी कोशिका कला जो प्लाज्मा लेमा होती है वो पतली, लचीली और अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसका कोशिका द्रव्य बाहरी, स्वच्छ और कणिकाविहीन एक्टोप्लाज्म तथा केंद्रकीय तरल और कणिका में एंडोप्लाज्म में विभेदित होता है। तो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म से मिलकर क्या बनता है? कोशिका द्रव्य। 2 भागों का मिलकर बना होता है। तो डायग्राम में जो स्टेज आपको दिखाई दे रही है ये ट्रोफोजोइट स्टेज है, ये वाली। इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो न्यूक्लियस कौन सा है? जैसे ये वाला है, ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस और ये पूरी क्या है? ट्रोफोजोइट स्टेज। दूसरा आ जाती है प्रीसिस्टिक या मन्यूटा। तो वो छोटा रूप होता है, गोलाकार होता है, एचल होता है और अनाशनी यानी कि नॉन फीडिंग, फीडिंग नहीं करता और वो रोग भी उत्पन्न नहीं करता। व्यास 12 से 15 माइक्रोन होता है और इसकी संरचना ट्रोफोजोइट की तरह ही होती है, केवल ये साइज में थोड़ा छोटा होता है और इसमें फूड वैक्यूल्स यानी कि खाद्य धानियों का अभाव होता है। खाद्य धानियाँ क्या चीज़ हैं? ये जो बनी हुई है बीच बीच में स्ट्रक्चर्स, ये खाद्य धानियाँ हैं। तो माइन्यूटा फॉर्म में ये नहीं पाई जाती और ये मनुष्य की बड़ी आंत की अवकाशिका में रहता है और रोगजनक नहीं है। फिर आ जाता है थर्ड फॉर्म, पुट्टियाँ, सिस्ट। तो सामान्य परिस्थिति में माइन्यूटा रूपों का पुट्टी भवन होने लगता है। तो माइन्यूटा फॉर्म ही किस में बदल जाते हैं? पुट्टियों में। और इस अवस्था में माइन्यूटा रूप गोलाकार हो जाते हैं और उसके चारों ओर एक पतली, अत्यंत प्रतिरोधी तथा अपरिवर्तनीय पुट्टी भित्ति, जिसको सिस्ट वॉल कहते हैं, वो बन जाती है। यह परिपक्व पुट्टी गोलाकार होती है और इसका व्यास 10 से 12 माइक्रोन होता है। कोशिका द्रव्य इसका साफ होता है और प्रारंभ में पुट्टी के अंदर एक केंद्रक होता है और कुछ समय बाद केंद्रक में विभाजन होने पर पुट्टी में 2 केंद्रक यानी कि ये बाई न्यूक्लिएट और लास्ट में 4 केंद्रक बन जाते हैं। तो ये हो गई तीनों अवस्थाएं किसकी? एंटामीबा की। तो रोगजनक अवस्था कौन सी है? ट्रोफोजोइट स्टेज। अब आ जाता है इसका लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। सबसे पहले आता है होस्ट। होस्ट क्या चीज़ होती है? परपोषी। कि एंटामीबा परजीवी है तो ये किसी ना किसी होस्ट में तो रहेगा। अब हमें देखना है कौन कौन से होस्ट हैं। तो एंटामीबा एक जातिवृत्तीय प्राणी है, अर्थात
इसका पूरा जीवन काल में एक ही परपोषी होता है। सूअर, कुत्ते, चूहे और खरगोश इसके रिजर्वर होस्ट हैं, आश्रयी परपोषी हैं। मनुष्य इसका परपोषी है और उसी के अंदर इसकी जनन क्रिया और जीवन साइकिल पूरा होता है। तो होस्ट कौन होगा? ह्यूमन। और रिजर्वर होस्ट जैसे जानवर हो गए सूअर, कुत्ते, चूहे, खरगोश। अब आता है बाइनरी फिजन, द्विखंडन। तो ट्रोफोजोइट आंतर की भित्ति के अंदर द्विखंडन द्वारा अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। केंद्रक में केंद्रक कला विलुप्त नहीं होती, बल्कि सीधे ही सूत्री विभाजन माइटोसिस होता है। सूत्री विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है और 1 से 2 संतति जीव बन जाते हैं। तो द्विखंडन यानी कि 1 से 2 जीवों का निर्माण। दोनों संतति जीव जीवाणुओं और परपोषी ऊतकों को खाते हुए शीघ्रता से वृद्धि करते हैं और फिर ये द्विखंडन द्वारा जनन करते हैं और कुछ परपोषी की नई कोशिकाओं में प्रवेश करके प्रीसिस्टिक या मैन्यूटा रूप धारण कर लेते हैं। तो ट्रोफोजोइट से क्या बन जाती है आगे? मैन्यूटा फॉर्म। अब आता है इंसिस्टेशन यानी कि पुट्टी भवन। तो प्रीसिस्टिक या मैन्यूटा रूप का पुट्टी भवन केवल आंतर की गुहा के अंदर ही होता है। मैन्यूटा से क्या बन जाते हैं? सिस्ट बन जाएगी पुट्टियाँ। ऊतकों के अंदर रहते हुए इनका पुट्टी भवन नहीं होता। ये गोलीय आकार के हो जाते हैं और प्रत्येक के चारों ओर एक पतली चीमड़ का टफ अपवर्तनीय और लचीली पुट्टी भित्ति का स्त्रवण हो जाता है और इस अवस्था में बनी पुट्टियाँ एक केंद्र की होती हैं। बाद में 1 से 2 पुट्टियाँ बन जाती हैं यानी कि द्विकेंद्र की हो जाती हैं और लास्ट में 4 केंद्र की, चतुष्केंद्र की हो जाती हैं। तो 1 से 2 केंद्र की, 2 से 4। और पुट्टी भवन की पूरी प्रक्रिया कुछ घंटों में ही संपूर्ण हो जाती है। फिर आता है पारगमन और संक्रमण, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन। तो मनुष्य में एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का संक्रमण मनुष्य द्वारा ऐसे भोजन या जल को लेने से होता है जो एंटामीबा की पुट्टियों से युक्त विष्ठा से संदूषित होते हैं। यानी कि जिस फूड या वाटर में क्या होती हैं, ये पुट्टियाँ पाई जाती हैं, अगर उस पानी या फूड को मानव खा लेता है, पी लेता है, तो मनुष्य के अंदर ये पुट्टियाँ पहुँच जाती हैं। खाद्य सामग्री तैयार करने वाले जैसे रसोइये या बावर्ची, सब्जी या मांस बेचने वाले, फेरी लगाने वाले इत्यादि जो स्वयं इससे संक्रमित रहते हैं और गंदे होते हैं, पुट्टियाँ वाहक का कार्य करते हैं। यानी कि गंदगी की वजह से ये आगे की आगे फैल जाती हैं। बच्चों और वयस्कों द्वारा खुले स्थानों अर्थात फसल और सब्जी के खेतों में मल त्याग करना और उसे मिट्टी से न ढकना या गड्ढों में न दबाना, जैसा कि भारत के रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर होता है, इसके संक्रमण का एक सामान्य उदाहरण है या एक सामान्य तरीका है। गृह मक्खियाँ और कॉकरोच जो मल पदार्थों को खाते हैं, इन पुट्टियों को अपनी टांगों पर या आंत्र के अंदर वहन करते हैं और खाने की असुरक्षित वस्तुओं पर उनका स्थानांतरण कर देते हैं। तो कहीं पर गंदगी होती है तो मक्खियाँ या कॉकरोच वगैरह वहाँ बैठते हैं, उनकी टांगों पर ये क्या चिपक जाती हैं पुट्टियाँ, या फिर वो इन पुट्टियों को खा लेते हैं, जिससे वो क्या होता है कि खुले स्थान पे रखे जो फूड होता है उस पर वो पुट्टियाँ रह जाती हैं और जब मनुष्य उस फूड को खाता है, भोजन को खाता है, तो ये पुट्टियाँ मनुष्य के अंदर चली जाती हैं। फिर आ जाता है विपुट्टी भवन, एक्सिस्टेशन। तो नए परपोषी में अंतर्ग्रहित पुट्टियाँ आहार नाल में आगे बढ़ती हुई शुद्धांतर में पहुँच जाती हैं। मनुष्य के अंदर पुट्टियाँ पहुँच गई तो वो आहार नाल में कहाँ चली जाएंगी? शुद्धांतर के अंदर। अब ये पुट्टियाँ अमाशय से होकर गुजरती हैं तो इनकी पुट्टी भित्ति
अमाशय के जठर रस गैस्ट्रिक जूस के प्रभाव से इनकी रक्षा करती हैं। तो पुट्टी के ऊपर जो भित्ति पाई जाती है उसके ऊपर ये गैस्ट्रिक जूस का इफेक्ट नहीं पड़ता। 5 या 6 घंटे बाद आंत्र की गुहा में ही विपुट्टी भवन होता है। छोटी आंत में ट्रिप्सिन द्वारा प्रत्येक पुट्टी की भित्ति का पाचन हो जाता है और चतुष्केंद्र की अमीबा या पश्चपुट्टी या मेटासिस्ट मुक्त हो जाते हैं। यानी कि पुट्टी की बाहर वाली भित्ति खा ली जाती है, जो आहार नाल के एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो उसको पचा देते हैं और उसमें से क्या निकल जाती है, चतुष्केंद्र की पुट्टी या चतुष्केंद्र की अमीबा वो बाहर आ जाता है। चतुष्केंद्र की क्यों है? क्योंकि इसमें 4 केंद्रक बने थे, 1 से 2, 2 से 4, तो वो 4 केंद्रक अब बाहर आ जाते हैं। अब आती है मेटासिस्टिक डेवलपमेंट, पश्चपुट्टीय परिवर्धन। प्रत्येक पश्चपुट्टी बाहर निकलने के बाद द्विखंडन द्वारा विभक्त होने लगती है। इसके केंद्रक एक विशेष ढंग से अलग होते हैं और इनके विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप छोटे छोटे 8 एक केंद्र की अमीब्यूल्स या मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट बन जाते हैं। तो प्रत्येक का द्विभाजन होता है, द्विखंडन होता है, तो 4 से 8 बन जाते हैं। तो ये मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट बड़ी आंत में प्रवेश करके उसकी श्लेष्म स्तर में पहुंच जाते हैं और वयस्क ट्रोफोजोइट में विकसित हो जाते हैं। तो अब क्या बन जाते हैं? वयस्क ट्रोफोजोइट। तो ये हो गया लाइफ साइकिल। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम है, अमीबिएसिस का। शुरू करते हैं इसको। ह्यूमन है, मनुष्य। क्या है? मनुष्य के अंदर ये सिस्ट पहुंचती है। उसके बाद क्या होता है कि मनुष्य जब अपना मल त्यागता है तो उसके अंदर ये सिस्ट पाई जाती हैं। स्टेप नंबर 1 देखिए, सिस्ट एंड ट्रोफोजोइट्स पास्ड इन फीसेस। ये क्या होता है? जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है मनुष्य का, उसके अंदर सिस्ट पाई जाती है, पुट्टियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैच्योर सिस्ट इंजेस्टेड। फिर क्या होती हैं? वो जो सिस्ट होती हैं उसको इंजेस्ट कर लिया जाता है, खा लिया जाता है। कैसे? वो दूषित भोजन या जल के द्वारा फिर से मनुष्य के अंदर पहुंच जाती हैं। फिर क्या होता है? अब ह्यूमन के अंदर क्या चीज़ होती है? अब देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में एक्सिस्टेशन। एक्सिस्टेशन का क्या मतलब होता है कि पुट्टी के जो बाहर वाली वॉल थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है और उसमें से ये 4 केंद्रक वाली पुट्टी क्या हो जाती है? फ्री हो जाती है। तो इसमें दिख रहे हैं ना 4 केंद्रक, 1 2 3 4, तो ये 4 केंद्रक वाली पुट्टी है अपने पास। ठीक है, अब इसकी बाहर वाली वॉल टूटने लग जाएगी, फिर उससे ट्रोफोजोइट बन जाते हैं। तो इस तरह से ट्रोफोजोइट बन गए। फिर उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि गुणन होता है, तो 1 से 2 इस तरह से बनते जाते हैं। तो 4th स्टेप में इस तरह से ट्रोफोजोइट बन गए। फिर 5th स्टेप में क्या होता है कि सिस्ट कैसे बनती है? जो एक ट्रोफोजोइट बना उससे एक केंद्रक, ट्रोफोजोइट में एक केंद्र की अवस्था, फिर 2, फिर 4 और 4 से बाद में कितनी हो जाती हैं? 8, लगभग 4 बन जाती हैं। उसके ऊपर वॉल बन जाते हैं। तो फिर से ये क्या होती हैं? एग्जिस्ट होस्ट। तो ये फिर से मनुष्य के अंदर पहुंच जाती हैं और फिर से उस तरह में ये पूरा साइकिल चलता रहता है। तो इसकी इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी है? ये वाली। और डायग्नोस्टिक ये वाली। यहाँ पे भी इसको डायग्नोस किया जा सकता है और यहाँ पे भी डायग्नोस किया जा सकता है, निदान किया जा सकता है, पहचान की जा सकती है। तो ये साइकिल है। देखिए ये मनुष्य के अंदर सिस्ट थी अमीबिएसिस रोग के लिए, वो मल त्यागेगा तो ये इस अवस्था में बाहर आ जाती हैं।
ठीक है, ये वाली हो गई 4। फिर यहाँ है मैच्योर जो होती हैं उसको इंजेस्ट कर लिया जाता है मनुष्य के अंदर। मनुष्य के अंदर ये कहाँ पहुँच जाती है, यहाँ से होती हुई एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में पहुँच जाती हैं और इस तरह से ये चलता रहता है। ये तो होता है मनुष्य के बाहर, ये वाली प्रोसीजर है ना, इधर वाली फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। और ये जो हैं ये अंदर होते हैं बॉडी के अंदर। तो ये पुट्टियाँ बनी थी, पुट्टियाँ मनुष्य ने खा ली। फिर क्या हुआ, तो इस तरह से पुट्टी की बाहर वाली वॉल पचा ली जाती है आहार नाल के अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम की वजह से। फिर ये ट्रोफोजॉइड बन जाता है। ट्रोफोजॉइड का मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है भी एक ट्रोफोजॉइड ये रहा, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने। तो इस तरह से ये जो 4 केंद्र की होती है इसको फिर मनुष्य इंजेस्ट करता है, खाता है। तो इसी तरह से ये सारा साइकिल चलता है और ये सारी प्रोसीजर पूरी होती है। और इसकी वजह से जो रोग होता है वो कौन सा है, अमीबिएसिस या एंटामीबिएसिस, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको। तो अमीबिएसिस सबसे पहले देखते हैं इस रोग के क्या लक्षण हैं और इसकी रोगजनकता। तो अधिकांश एंटामीबा मनुष्य की बड़ी आंतरिकी अवकाशिका में हानि रहित मैन्यूट रूपों में रहते हैं। जब कभी भी संक्रमित लोगों में आहार नाल का प्रतिरोध कम हो जाता है तो इसके ये रूप रोगजनक हो जाते हैं। पहले हानिकारक होते हैं, उससे पहले हानि रहित होते हैं, फिर उससे हानिकारक बन जाते हैं। ये मैग्ना या ट्रोफोजॉइड रूपों में बदल जाते हैं। तो पहले मैन्यूटा फॉर्म में थी। मैन्यूटा फॉर्म क्या है, हानिकारक नहीं है, रोगजनक भी नहीं है। फिर वो ट्रोफोजॉइड में चेंज हो जाती है, अब वो डेंजरस है, रोगजनक है। ये अंतर्भित्ति पर आक्रमण करके भित्ति की श्लेष्मा को खाते हुए गहराई में स्थित उपश्लेष्मिका में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर इनमें द्विखंडन द्वारा विभाजन होता है और फिर बाहर की ओर फैलने लगते हैं। बाहर की ओर फैलकर ये फ्लास्क रूपी फुंसियाँ, जिसको अल्सर्स बोलते हैं, जिसमें कोशिकीय मलवा, लिम्फोसाइट्स, रुधिर कणिकाएँ और जीवाणु भरे होते हैं, इससे आंतर्भित्ति में फोड़े बन जाते हैं। उत्तक विलेयता और कोशिका विलेयता के द्वारा ट्रोफोजॉइड का उपश्लेष्मिका के अंदर प्रवेश संभव हो जाता है। तो क्या करते हैं, ये फोड़े बना देते हैं, फिंसियाँ बना देते हैं। इस प्रक्रिया में ट्रोफोजॉइड द्वारा स्त्रावित हिस्टोलाइसिन एंजाइम द्वारा उत्तकों व कोशिकाओं का विलय और उत्तकक्षय होता है। नेक्रोसिस, उत्तकक्षय यानी कि उत्तकों को खत्म करना, नष्ट करना। जैसे ही ट्रोफोजॉइड अधश्लेष्मिका का क्षय करता है तो फुंसियाँ फूट जाती हैं, यानी कि फट जाती हैं, और रुधिर केशिकाएँ फट जाएंगी। और इस प्रकार रुधिर केशिकाओं से निकला जो ब्लड होता है और फुंसियों के अंदर भरे श्लेष्मा म्यूकस होती है, वो कोशिका मलवा, रुधिर केशिकाएँ और जीवाणु अमीबी पदार्थ आंतरिकी गुहा में आ जाते हैं और रोगी के मल के साथ बाहर त्याग दिए जाते हैं। अमीबिया पेचिश की यही पहचान है। पेचिश के रोगी की विष्ठा प्राय अम्लीय होती है और उसमें एंटामीबा के गुच्छे भी पाए जाते हैं, तो एंटामीबा भी बाहर आ जाते हैं। अमीबिया पेचिश का रोगी अनेक बार मल त्याग करता है और उसे प्रत्येक बार रुधिर मिश्रित पतला तथा दुर्गंध युक्त मल आता है। तो ये पहचान है इस रोग की। कभी कभी ट्रोफोजॉइड रुधिर परिभ्रमण क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन में होकर मस्तिष्क, यकृत, लीवर, प्लीहा, स्प्लीन, फेफड़े और जनन ग्रंथियों में भी पहुंच जाते हैं। वहां पर भी ये उत्तकों को नष्ट करके फुंसियाँ या मवाद युक्त गुहिकाएं बना देते हैं। ट्रोफोजॉइड के संक्रमण से यकृत दीर्घित हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, लीवर बढ़ जाता है और धीरे से स्पर्श करने पर भी रोगी को कष्ट होता है। रोगी की इस दशा को अमीबिक हेपेटाइटिस कहते हैं। फेफड़े और मस्तिष्क में संक्रमण से फिंसियों का बनना घातक होता है। तो अगर मस्तिष्क
में या फिर फेफड़ों में फुंसियाँ बन जाती हैं तो वो डेंजरस स्टेज होती है। अब आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रेषण विधि। तो पुट्टियों सहित भोजन या पेय पदार्थों के लेने से इसका प्रेषण होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि जब मनुष्य दूषित भोजन या जल को लेता है तो उसी वजह से पुट्टियाँ शरीर के अंदर चली जाती हैं। क्या होता है कि रसोई घर में भोजन तैयार करने वाले कर्मचारियों की अस्वास्थ्यकर क्रियाओं के कारण क्या होता है कि ये जो पुट्टियाँ होती हैं वो दूसरे व्यक्ति में चली जाती हैं। खुले खेतों में मल त्याग करने से, सब्जियों या तालाबों में शौच फेंकने से जल प्रदूषित होता है। इसके अलावा मक्खियों और कॉकरोच द्वारा विष्ठा से भोजन और पेय में पुट्टियों के प्रेषण करने से भी ये फैलती हैं। तो ये हो गए इसके फैलने के कारण। अब आता है डायग्नोसिस, पहचान या निदान। तो सामान्य रूप से रोगी की विष्ठा के सूक्ष्मदर्शीय परीक्षण द्वारा ट्रोफोजॉइट या पुट्टियों की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। रोगी की विष्ठा में सफ़ेद चारकोल लेडेन क्रिस्टलों की उपस्थिति से भी एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की उपस्थिति का ज्ञान हो जाता है। थेरेपी एंड ट्रीटमेंट, उपचार या चिकित्सा। तो यद्यपि अमीबिया पेचिश की चिकित्सा अति कठिन नहीं है, फिर भी पुनरावर्तनों के कारण इसकी स्थायी चिकित्सा कभी कभी कठिन हो जाती है। तो अस्थायी रूप से छुटकारा पाने के लिए एमेटिन, कोनेसाइन, एल्केलॉइड्स प्रभावकारी होते हैं। ये क्या है, कुछ दवाइयों के नाम हैं। इसके अलावा क्लोरोक्वीन जो मलेरिया की औषधि है, जिसको कोमोक्वीन भी कहते हैं। इसके अलावा बायोफोम, चीनियोफोम, डाइडोक्वीन। तो ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका इस रोग के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन और प्रोफाइलिक्स। तो इसके संक्रमण का निवारण नितांत रूप से व्यक्तिगत और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग का विषय है। व्यक्तिगत स्वच्छता के द्वारा भी इसको रोका जा सकता है। तो क्या होता है कि गंदी वस्तुओं को हाथों से प्रयोग करने और शौच को साफ करने के बाद भोजन करने से पहले हाथों को साबुन से भली भांति साफ करना चाहिए। हाथों की उंगलियों के नाखून नियमित रूप से काटते रहना चाहिए, क्योंकि पुट्टियाँ क्या होता है नेल्स के अंदर फंस जाती हैं। हाथों के नाखून बड़े हुए और गंदे नहीं होने चाहिए। बिना उबाले हुए जल, ठीक प्रकार से साफ न की गई सब्जियां और कच्चे सलाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सलाद को भी, सैलड को भी बॉईल करके खाना चाहिए। खाने पीने की सामग्री को घरेलू मक्खियों और कॉकरोच द्वारा प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। तो खाने की सामग्री को कभी भी ऐसे खुले नहीं छोड़ना चाहिए, उसको ढक कर रखना चाहिए। खुले मैदान, सड़कों के किनारे या सब्जियों के खेतों में मल त्याग नहीं करना चाहिए। तो ये सारे क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता। स्वास्थ्य विभाग क्या कर सकता है इस रोग के लिए? छोटी सड़कों, गलियों, खुले हुए गंदे नाले नालियों को उचित ढंग से सफाई, पीने के जल का शुद्धिकरण, गंदगी का उचित ढंग से निवारण यानी कि कचरे वगैरह का, खाने की सामग्रियों को बेचने वालों द्वारा ढकवाना, खाद की भांति प्रयोग किए जाने वाली मानव विष्ठा का प्रयोग से पहले उचित रसायनीकरण होना चाहिए। भोजन बनाने वालों की समय समय पर परीक्षा, कहीं वे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से संक्रमित तो नहीं है, ये भी जांच करनी चाहिए। तो इन सब क्रियाकलापों के द्वारा अमीबियासिस रोग से बचा जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक एंटामीबा हिस्टोलाइटिका पूरा होता है। प्रोटोजोआ का मेंबर था और ये एक रोगजनक है, रोग उत्पन्न करता है और इसके रोग को क्या बोलते हैं, अमीबियासिस। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला टॉपिक करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।